हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्ता द हिंदू एनालिसिस फॉर 9th ऑफ जनवरी 2023। आज है 9 जनवरी और हम लोग देखेंगे 9 जनवरी के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हम लोग देखेंगे, फ्रंट पेज में हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। बेसिकली मैं आपको ये बता देता हूँ मोटा मोटा सा आइडिया। ये जो है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है रिव्यू करेंगे सिचुएशन को। कौन सा सिचुएशन? जो कि जोशीमठ टाउन है उत्तराखंड में जोशीमठ टाउन है, इसके जो सिंकिंग वाले जो सिचुएशन है इसको रिव्यू करेंगे। बेसिकली हुआ क्या नहीं कि ये जो टाउन है यहाँ पे जो ज़मीन है अपने आप नीचे धंसती जा रही है। ये काफ़ी सारे रीजन्स यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है इन्होंने टीम रिक्रूट करी है, एनडीआरएफ की टीम वगैरह वहाँ पे, एनडी नेशनल डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम यहाँ पे जाएंगे, विजिट करेंगे और क्या मामला है यहाँ पे उसकी जो है सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ किस कारण से ये जो लैंड है यहाँ पे सिंक कर रहे हैं, नीचे धंसती जा रही है, उसको भी इसको देखा जाएगा। अब बस यही छोटा सा आइडिया जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये छोटा सा है। ये क्या है? विस्टाडोम कोचेज़ के बारे में। विस्टाडोम कोचेज़ क्या होते हैं मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लेकिन उनसे पहले हम लोगों को जानना है कि इसका जो ट्रायल रन हो गया है कालका शिमला रूट पे। कालका और शिमला रूट जो कि काफ़ी अच्छा रूट माना जाता है एज पॉइंट ऑफ टूरिस्ट व्यूज़ के लिए। और ये जो विस्टाडोम कोचेज होते हैं ना, ये क्या होता है, तीनों साइड से ग्लास होते हैं, रूफ में भी ग्लासेस, साइड में भी ग्लास, इधर भी ग्लास। क्योंकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है इसके आसपास जहाँ से ये जो ट्रेन है ये पास करेगी उसके वहाँ के टूरिस्ट व्यू को, वहाँ के व्यूज़ को अच्छे से दिखा पाए। साथ में साथ नेचुरल की जो नेचुरिटी है यहाँ पे, जो प्राकृतिक सीनरी है उसको भी यहाँ पे दिखा पाए। इस कारण से ये विस्ताडोम कोचेज बेसिकली टूरिस्ट जो सेक्टर है हमारा उसको देखते हुए इसको डेवलप किया गया है। कालका शिमला रूट में अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट आर्टिकल जो आया है हमारा, ये डायबिटीज़ से रिलेटेड आया है। एक बार पहले भी आर्टिकल आया था डायबिटीज़ से रिलेटेड कि रिच लोगों में ज़्यादा हो रहा है डायबिटीज़ एज कम्पेयर टू पुअर लोग। क्योंकि रिच लोग जो है ये बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर हैविंग मच मोर सीवियर चांसेस टू गेट डायबिटीज़ एज कम्पेयर टू पुअर पीपल। अब क्या आर्टिकल आया है, डायबिटीज़ से ही रिलेटेड आया है, बट क्या आया कि यंगर जो है वो भी डायबिटिक जो है राइज होने का जो ज़्यादा स्टेट में हो रहे हैं। यानी कि ज़्यादा जो यंगर व्यक्ति है यानी कि नौजवान है उनको भी अब डायबिटीज़ होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कुछ स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट्स में ये बेसिकली बताया जा रहा है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा। इसमें जो डायबिटीज़ के केसेस देखे गए 8% से भी ज़्यादा मेन जो है जो कि 35 ईयर से कम है उसकी एज, उसमें ये डायबिटीज़ का सीन देखा गया है। हम लोग अब जानते हैं डायबिटीज़ एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या कारण होते हैं डायबिटीज़ होने के, कितने टाइप्स होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये कहीं ना कहीं यहीं से आने वाला है, स्टैटिक पोर्शन से ही हमारा क्वेश्चन आने वाला है। सो अब हम लोग देखेंगे डायबिटीज़ किस कारण से होते हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ जो होता है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, NCD। डिजीज़ 2 टाइप्स के होते हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होता है जो एक पर्सन से दूसरे में फैलता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो एक से दूसरे में नहीं फैलता है। कम्युनिकेबल जैसे आप बोल सकते हो कोविड जो अभी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक पर्सन से दूसरे में फैल रहा है। मीजल्स क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। रूबेला क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसके साथ साथ मम्प्स क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हुए, बट डायबिटीज़ इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे डायबिटीज़ जो होते हैं ये कब होता है, जब हमारा पेनक्रियाज जो है अच्छी जितना मात्रा में, इनफ मात्रा में इंसुलिन प्रोवाइड नहीं करता है। इंसुलिन बता रहा हूँ क्या होता है, कहाँ पे, बॉडी में, जो कि प्रोड्यूस नहीं करता। कौन? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ऑर्गन है बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अगर ये इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दे या कम कर दे तो लोगों में डायबिटीज़ पाया जाता है। यानी कि बेसिकली जो पेनक्रियाज है यहाँ से इंसुलिन जो आता है
जिसका काम होता है रेगुलेट करना, क्या चीज़ को, ब्लड शुगर लेवल को, शुगर लेवल को बेसिकली रेगुलेट करना। और जब ये शुगर लेवल जो है इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो शुगर लेवल बढ़ेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा तो डायबिटीज़ की समस्या देखी जाएगी। आगे इसमें बताया डायबिटीज़ कितने टाइप्स के होते हैं। डायबिटीज़ बेसिकली 3 टाइप्स के आप बोल सकते हो। बेसिकली जो मेजर टाइप्स है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड अदर वन इज टाइप 2 डायबिटीज़। एक और डायबिटीज़ होता है जो कि आगे मैं बताऊंगा अभी, जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है जो ये ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है, 14 से 16 साल के बच्चों में इस टाइप के जो डायबिटीज़ है ये पाया जाता है। बेसिकली जब प्रोड्यूस करना इंसुलिन जो है पेनक्रियाज बंद कर दे तब ये टाइप 1 जो डायबिटीज़ है ये पाया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा फैटल होता है, काफ़ी ख़तरनाक होता है और ये बहुत कम पाया जाता है। बेसिकली ये बच्चों में ही पाया जाता है ज़्यादातर। अब ये जो इसका डायग्नोज भी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, ये डायग्नोज है। और बेसिकली एडोलेसेंट्स में ये जो किशोरावस्था होती है उस समय में ये जो डायबिटीज़ है ये देखने को मिलता है। इसका प्रिविलेंस लेस है, यानी कि जो इसका फैलाव है बहुत कम है फैलाव। और ये मच मोर सीवियर होता है टाइप 2 से। टाइप 2 से ज़्यादा खतरनाक डायबिटीज़ होती है टाइप 1 डायबिटीज़। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। ये कब होता है टाइप 1 कब होता है, जब इंसुलिन प्रोवाइड करना बंद कर दे। टाइप 2 कब होगा, जब बॉडी को इंसुलिन यूज करना नहीं कर पाए, जब बॉडी इंसुलिन अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए तब ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इंसुलिन हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय बी सेल, पेनक्रियाज के अंदर जो बी सेल होती है वहाँ से जो इंसुलिन हार्मोन है वो निकलते हैं, जो कि कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है क्या चीज़ को, ब्लड शुगर लेवल को। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये कोई भी एज में हो सकता है, बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकती है टाइप 2 डायबिटीज़। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज़ अकर्स मोस्ट ऑफन इन द मिडिल एज पीपल एंड ओल्डर पीपल। ज़्यादातर मिडिल एज पीपल में, यानी कि 35 से 50-60 वाली उम्र के लोगों में ज़्यादातर देखा जाता है, और साथ साथ जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें भी देखा जाता है टाइप 2 डायबिटीज़। एक अगला टाइप जो मैंने आपको बताया था ये था जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये क्या होता है, ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ लेडी में होती है, वीमेन में बेसिकली पाया जाता है। कब, प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब बॉडी जो है जो समटाइम्स लेस सेंसिटिव बन जाती है इंसुलिन से, तब ये है जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है ये हो सकता है। सारे वीमेन में नहीं, किसी वीमेन में होता है। और जब ये बर्थ के बाद ये जो डायबिटीज़ है ये ख़त्म हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में ये डेवलप होती है, सारे वीमेन में नहीं, किसी वीमेन में, और बर्थ के बाद ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। बस ये था जेस्टेशनल डायबिटीज़। यानी कि 3 टाइप्स के डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो होता है ये हमारे काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, काफ़ी सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर देता है, जैसे किडनी, हार्ट, ब्लड वेजल्स जो हमारे नस होते हैं उसमें, फिर नर्वस सिस्टम को भी। इसके साथ साथ आइज़ में बेसिकली रेटिना को ये काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करता है डायबिटीज़। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कैसे कौन कौन सी चीज़ों से होते हैं, क्या करने से डायबिटीज़ हो जाती है। ये जो डायबिटीज़ है ये अनहेल्दी डाइट से, जंक फूड वाले काफ़ी सारे आर्टिकल आज भी आया हुआ है, जंक फूड खाने से होती है अनहेल्दी डाइट। यानी कि डाइट में हमारा जो सही अमाउंट ऑफ एनर्जी है, सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस है, मेल न्यूट्रिशंस हो जाते हैं कभी कभी, या न्यूट्रिशन सही अमाउंट में नहीं ले पाते हैं, दैट इज़ वाई डायबिटीज़ भी डेवलप हो जाती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट डेली तो 30 to 40 मिनट्स तो फिजिकल एक्टिविटी करना ही करना चाहिए। एंड आई सजेस्ट यू कि आप लोग भी ज़रूर ही 30 to 40 मिनट्स ज़रूर करो। इससे आपकी जो मेंटल एबिलिटी है ना ये भी इंक्रीज़ होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी जो याद करने की क्षमता हो, या फिर सोचने की क्षमता हो, या फिर आपकी जो एफिशिएंसी हो, बेसिकली ये बढ़ जाती है। फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स डेली करना ही करना चाहिए। हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल, वेट या ओबेसिटी होने से, या फिर टैबैको कंज्यूम करने से भी डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है बॉडी के अंदर। क्या इसके ट्रीटमेंट है, इसके ट्रीटमेंट एक तो हो सकता है ये जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में, इसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। डिवाइस होता है मॉनिटर करने वाला ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को 24 घंटा, जो कि इस सेंसर के लिए हेल्प करेंगे। यानी कि इसको कब कौन सा ब्लड शुगर कितना बढ़ रहा है, फिर उसको इंसुलिन का टेबलेट दिया जाता है, फिर इंसुलिन क्या करता है उसको ब्लड शुगर को घटा देता है। इससे हम लोग पहला काम जिससे हम लोग रेगुलेट करते हैं। इसलिए आप देखते हो तो जिससे डायबिटीज़ होता है उसे
जो है इंसुलिन के टेबलेट खाने ही खाने पड़ते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है उनको, क्योंकि जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोवाइड कराना, जो नेचुरल इंसुलिन है हमारी बॉडी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है पेनक्रियाज के द्वारा, बीटा सेल्स के द्वारा, जिसके अंदर पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होती है, बीटा सेल प्रोवाइड कराती है इंसुलिन, वो बंद कर देता है। डेट इज़ वाई वी आर टेकिंग आउटसाइड, वी आर टेकिंग मेडिसिन ऑफ इंसुलिन टू रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। आर्टिफिशियल पेनक्रियाज दूसरा इसका समाधान हो सकता है। आर्टिफिशियल पेनक्रियाज मतलब क्या, चिल्ड्रेन में बेसिकली क्या होता था, इंसुलिन आना ही बंद हो जाता था, तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है, आर्टिफिशियल, यानी कि खुद से जो आर्टिफिशियल पेनक्रियाज है वो लगाए जाते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली डिलीवर करता है इंसुलिन जब भी कभी भी रिक्वायर्ड होता है बॉडी के अंदर। इसके लिए इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट के द्वारा है वो क्या क्या चला गया है। सबसे पहला इनिशिएटिव्स जो है वो है NPCDS, यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और जो स्ट्रोक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए नेशनल प्रोग्राम भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। कुछ अदर in order to prevent and control major NCDs, the initiative was launched in India in 2010. Focus on strengthening infrastructure, human resource development, healthy promotion, early diagnosis, management and referral। जब इन सारे डिजीज़ को हम लोग जब जितना पहले डायग्नोज कर ले, जितना पहले इसके बारे में पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये डिजीज़ है, जितने डिजीज यहाँ पे NCDS स्कीम के थ्रू, NCDS जो हमारे प्रोग्राम है इसके थ्रू आया है, इसका अगर हम पहले पता कर लिया जाए, चाहे वो कैंसर हो या फिर डायबिटीज़ हो या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो या फिर स्ट्रोक्स हो, इन सारे डिजीज़ को जितना जल्दी डायग्नोज किया जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे लेट होगा वैसे वैसे इसके जो सीवियरिटी के चांसेस है वो बढ़ते जाते हैं। हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो 14 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं ना, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 2022 में जो कैंपेन जो चलाया गया था वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जो 14 नवंबर को बताया ना, हम लोग नेशनल चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं बाय द इन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए नेशनल चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। इस बार का कैंपेन का जो फोकस था ये था एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन, यानी कि सारे के सारे लोगों को डायबिटीज़ का ज्ञान होना चाहिए, सारे के सारे लोगों को डायबिटीज़ का एजुकेशन होना चाहिए। ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट एक क्या होता है, जो कि ग्लोबल जो WHO है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट, किस लिए, बेटर फाइट किस डिजीज़ वाइल मार्किंग द सेंटेनरी ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के जो डिस्कवरी हुआ था उसके जो 100वें साल है, 100वें साल जो है उसको सेंटेनरी मनाने के लिए हम लोग इसे WHO ने ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट जारी लॉन्च किया था। बस जो ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट है इसके बारे में जाना था। अच्छा, इंसुलिन किसने डिस्कवर करी थी, इसके रिगार्डिंग 2017 में एक क्वेश्चन भी आया था CGL में। इंसुलिन डिस्कवर जो की गई थी ये फ्रेडरिक बेंटिंग जी के द्वारा की गई थी 1921 में। इंसुलिन क्या करता है, लास्ट क्वेश्चन, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। सो ये था डायबिटीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। तो डायबिटीज़ काफ़ी मतलब ये फैलता जा रहा है हमारे भारत में, और मैं बताऊं ना आपको, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट हमारे इंडिया में ही पाया जाता है। दैट इज़ वाई वी हैव टू फोकस ऑन आवर हेल्थ। जंक फूड जितना कम से हो कम खाइए। इसके साथ साथ डेली 30 to 40 मिनट्स जो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज है वो करना प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल है हमारा, ये है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को लेके। क्या हुआ है, अभी ड्राफ्ट लाई गई है UGC के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा, इनके द्वारा ड्राफ्ट लाई गई है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो है इनको हम लोग इंडिया में कैंपस सेट करने के लिए अलाउ करेंगे। ये हमारी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ना कि इकोनॉमिक पॉलिसी, जो आई थी 2020 में, उसके अंदर भी जो कैंपसेस हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के, उसको इंडिया के अंदर सेटअप करने की बात कही गई थी। बात करते हैं इस आर्टिकल, इसमें जो ड्राफ्ट है इसमें बेसिकली है क्या। ड्राफ्ट नॉर्म्स अनाउंस्ड बाय द UGC फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़।
The university UGC has announced drafts norms for facilitating foreign universities and educational institutions to set up campuses in India, which allow them autonomy in their decision making. ठीक है, ये जो ड्राफ्ट है ये बेसिकली है क्या, जो वर्ल्ड के टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ है वो अगर अपना कैंपस इंडिया के अंडर इस्टेब्लिश करना चाहे तो वो कर सकता है, बस यही ड्राफ्ट के अंदर है। इसके साथ साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल कि जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है ये हो सकता है, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा ये आर्टिकल में बेसिकली है क्या। उससे पहले जो जान लेते हैं ये यूनिवर्सिटीज़ जो इस्टेब्लिश होंगी, यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपसेस इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश्ड होंगी, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो परमिशन लेनी होगी वो यूजीसी से लेनी होगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से। ये फिर कमेटी बैठाएगी, कमेटी को 45 दिन के अंदर अपना जजमेंट देना है कि ये जो पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी है ये अपना कैंपस इंडिया के अंदर बैठाएगी या नहीं बैठाएगी इसके बारे में। तब जानते हैं हम लोग यूजीसी के बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है अनाउंस किया था ये ड्राफ्ट नॉर्म्स। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक्ट के थ्रू बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, एक्ट के थ्रू बनाया गया है 1956 में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। जो भी हायर एजुकेशन है हमारे कंट्री में उसके कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया एंड डिसबर्सेस फंड्स टू सच ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन कौन देता है, यूजीसी देता है। फंड्स वगैरह जो भी ये डिसबर्स करता है कौन, यूजीसी। नोडल मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यूजीसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, जो कि पहले कहलाता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। इसी का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया है। ये ड्राफ्ट में बेसिकली है क्या, यूजीसी के जो चीफ है, चीफ का नाम क्या है, M जगदीश कुमार, हैज स्टेटेड ड्राफ्ट रेगुलेशंस फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज सेटिंग अप कैंपसेस इन इंडिया। द ड्राफ्ट इंक्लूड अ फॉरेन यूनिवर्सिटी विद अ रैंक अमंग टॉप 500, जो भी ऊपर से 500 रैंक के जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ होंगे वो बेसिकली इंडिया में अपना कैंपस सेट कर सकता है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा, एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड बाय स्टैंडिंग कमेटी कमिटेड विद, जो कि एक कमेटी के द्वारा 45 दिन के अंदर इस कमेटी को अपना जो जजमेंट है वो देना है यूजीसी को कि ये ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर सेटअप किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, उसको परमिशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर इनिशियल अप्रूवल 10 सालों के लिए दिया जाएगा, यानी कि 10 साल तक अपना कैंपस इंडिया में रख सकते हैं इनिशियल अप्रूवल। बाद में फिर इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसके पास ऑटोनॉमी होगी, जो भी अपना फी स्ट्रक्चर रखना चाहे वो यूनिवर्सिटी रख सकती है। इसमें कोई भी इंडियन का कोई भी दबाव वगैरह नहीं रहेगा, इतना फीस रखना है या उतना फीस रखना है, क्योंकि हमारे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है उसमें यूजीसी का रेगुलेशन होता है। यूजीसी डिसाइड करती है फी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई भी यूनिवर्सिटी फी रख सकती है। बट ये जो फॉरेन कैंपसेस आएंगे इंडिया के अंदर, इसमें यूजीसी का कोई भी दबाव नहीं होगा कि कितना फीस रख सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी फीस होगा वो रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हमें लगता है ये सब फालतू की चीज़ें हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है इसके अंदर ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे, बट हम लोग मोटा मोटा थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि आइडिया होना चाहिए छोटी छोटी। ओके, स्किप करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है ये है, हाँ, ये है अबॉर्शन को लेके। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जजमेंट आया क्या कि पहले जो अबॉर्शन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम लिमिट था वो 20 वीक्स था, अब क्या हुआ 24 वीक्स तक अबॉर्शन करा सकती है महिलाएं, कोई भी जो स्पेशल केसेस हो उसमें। क्या है ये जानते हैं हम लोग। सबसे पहले, Recently, the government has notified new rules under the Medical Termination of Pregnancy Act 2021. The 2021 Act was passed to amend the Medical Termination of Pregnancy Act 1971. जो MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 था, इसी को अमेंड करके 2021 में एक एक्ट पास किया गया
ये एक्ट को पास किया गया, अमेंड किया गया बेसिकली रूल्स के बारे में। किस चीज़ के रूल्स के बारे में? जो जेस्टेशनल लिमिट है, सॉरी जियोस्टेशनल नहीं, जेस्टेशनल लिमिट, जो कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये इंक्रीज कर दिया गया 20 से बढ़ा के 24 हफ्ते तक कुछ सर्टेन कैटेगरीज में। द 7 स्पेसिफिक कैटेगरीज आज ये 7 सर्टेन कैटेगरीज है। ये 7 सर्टेन कैटेगरीज क्या क्या है? सर्वाइवर्स अगर सेक्सुअल असोल्ट या रेप इंसेस्ट उसके साथ होता है तो ये अबॉर्शन करा सकते हैं, या फिर वो माइनर हो, या फिर चेंज ऑफ मार्शल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी। मार्शल स्टेटस यानी कि विवाह संबंधी स्थिति को चेंज करने के कारण भी अबॉर्शन करा सकती है। देन वीमेन विद फिजिकल एबिलिटीज़, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो तो भी हो सकता है, मेंटली इल हो तो भी हो सकता है। नेक्स्ट, फेटल इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ बीइंग इनकम्पेटेबल विथ लाइफ इफ चाइल्ड इज बॉर्न ही सी मे सफर सीरियस फिजिकल मेंटल। अच्छा, अगर जो सर्वाइवर है वो फीटल इन्फॉर्मेशन कोई ऐसा आया कि जो फीटस है बेसिकली, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस है, उसमें कोई मेंटल या कोई भी अलग टाइप की डिसेबिलिटीज़ पाया जाते हो तो वहाँ पे भी ये जो अबॉर्शन है ये करा सकते हैं। नेक्स्ट, इमरजेंसी सिचुएशन में भी हो सकता है, ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स के लिए। स्टेट लेवल मेडिकल, ये कैसे होगा? स्टेट लेवल जो मेडिकल बोर्ड है वहाँ से जो सेटअप किया गया है, प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक्स, 24 सप्ताह के बाद भी कर सकता है, लेकिन वहाँ उसके लिए परमिशन लेना होगा स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड से। नेक्स्ट, ओके, ये सारी चीज़ें थी, आगे कुछ है नहीं इसमें। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एडिटोरियल में बेसिकली आज हमारा क्या आया है? एडिटोरियल वाले पेज में हमारा जो आया है आज सेंसस को लेके आया है। ये जो राइटर हैं के नारायण इनके द्वारा क्या कहा गया है कि सेंसस जो है, हमारी जो जनगणना इसे हम लोग अब अवॉइड नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे, जितना ज़्यादा डिले करेंगे, उतना ही घातक हमारे लिए साबित होते जाएगा। बेसिकली सेंसस जो होना था ये आप सबको पता है 2021 में होना था। क्यों? क्योंकि हर एक 10 साल में हम लोग सेंसस करते हैं। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, बट ड्यू टू कोविड ये नहीं हो पाया। 2020 से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, 2020 में लॉकडाउन थे, 2021 में लॉकडाउन थे, 2022 में थोड़ा लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो 2022 के लास्ट से एटलीस्ट जो सेंसस है हमारा ये स्टार्ट कर देना चाहिए, बट अभी तक नहीं किया गया और इसे अभी भी टाला जा रहा है, बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि 2024 से 25 ये तक भी इसे टाला जा सकता है। तो इतना टालने से क्या होगा कि हमारे जो बेसिक जो डेटाज है, बेसिक स्टैटिक्स है, जिसके बेसिस पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्कीम्स वगैरह आती है तो उसमें बजट का एलोकेशन किया जाता है, इतने लोगों को देंगे, तो लोगों की जब आपको नंबर जो पॉपुलेशन है किस क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, कौन से लोगों को देना चाहिए, उन सारी चीज़ों का डेटा आपके पास एकदम करेक्ट है नहीं। पिछले 10 साल के डेटा और अभी में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है। पॉपुलेशन एक नहीं है, काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है अभी के टाइम पे। डैट इज़ वाई दे आर सेइंग कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है हम लोगों का। इसके साथ साथ कई सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर जो है मेंशन करी गई है, आप लोग इसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। बस छोटा सा मैंने आपको ऊपर से ओवरव्यू दिया। फर्स्ट टाइम जो ये अपना बात बता रहे हैं कि 1961 में जब ये अपने स्कूल में थे, वहाँ पे उन्हीं के स्कूल के टीचर जब इनके घर में आया और इनका घर का सेंसस किया जा रहा था, उस टाइम से लेके ये अपना जो ऐसे ये अपना स्टार्ट किए और धीरे धीरे लेके पूरा कहानी को ऐसे ही घुमाया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाया नहीं गया, बेसिकली बताया गया कि सेंसस हम डिले कर रहे हैं तो इसका मतलब कितना नुकसान हो रहा है। तो ये था फर्स्ट आर्टिकल के अंदर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो इमेजिनिंग द पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेटर्निटी, जो भाईचारा का पॉलिटिक्स है हमारी कंट्री में हो रही है, उसके लिए इमेजिनेशन यहाँ पे करने के लिए बोल रहे हैं राइटर जी। ये छोटी छोटी सी जो फालतू की चीज़ें हैं, कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है, जैसे यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बता रहे हैं, फिर इमरजेंसी ऑफ प्रिंसिपल फ्रेटर्निटी, काफ़ी सारे लीडर्स देखते होंगे आप, वहाँ पे फ्रेटर्निटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। डैट इज़ वाई दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। सो
आई होप कि मैंने ये सारी चीज़ें जो है ये छोटी छोटी, हाँ एक आर्टिकल और है हमारे पास, डैट इज़ ये एग्ज़ाम के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट बट हमारी लाइफ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेकिंग हेल्दी चॉइस द ईजियर चॉइस। हेल्दी चॉइस जो है ये ईजियर चॉइस बनाने के लिए इस राइटर के द्वारा बोल रहा है, राइटर के द्वारा बोली जा रही है। क्या हुआ, ये बेसिकली जो है हमारे हेल्दी डाइट है उनके बारे में यहाँ पे बोली जा रही है। पर्टिकुलर आर्टिकल जो हमारे डाइट है ये बताया जा रहा है। ये जो राइटर है ये हमसे बेसिकली ये आर्टिकल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पूछ के। ओह यू ईट 5 सर्विंग 400 to 500 grams ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डू 30 minutes ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डे इन अ डे। क्या हम लोग एक दिन में 400 से 500 ग्राम जो फूड्स है या फिर वेजिटेबल्स है वो खा रहे हैं, 3 से 40 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एक दिन में? बस उनके बारे में ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं सारे लोग नहीं बट मैक्सिमम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन को पूछा जाता है, ओह आप नहीं कर रहे तो फिर चिंता मत कीजिए, आपके जैसे भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं जो कि नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा जो सीवियरिटी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ने को देखने को मिल रहा है। डैट और ये सारी बातें जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। सो आप लोग देखिएगा, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ लेना, बाकी कुछ काम का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आई थिंक सारे आर्टिकल्स को मैंने डिस्कस कर लिया। सो अब हम लोग लेट मी सो आई थिंक ऑल द आर्टिकल्स हैज़ बीन कवर्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।